जो कहते थे अगले 50 साल तक राज करेंगे, अमित शाह जी का बयान था ना। लेकिन कैसे अगले 5 साल सत्ता में आए, इस बात की जुगत में बीजेपी लगी हुई है और ऐसी उथल पुथल मची हुई है। इस तरह से देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों को बांट करके देखने की कोशिश हो रही है कि समझ से परे है। अब बीजेपी की क्या तैयारी है, बीजेपी क्या कर रही है, इसको लेकर के आज के अखबारों में दो बड़ी खबर है और उसके साथ साथ विपक्ष को लेकर के एक बड़ी खबर है। विपक्ष की बैठक होनी थी शिमला के अंदर, उसको लेकर के एक बड़ी खबर है। बहरहाल मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, कहने को तो तीन चेहरे हैं लेकिन दो ही चेहरे हैं। अब ये दो चेहरे भी किस तरह से जो है वो कंफर्टेबल जोन में हैं 2024 को लेकर के, या उथल पुथल मची हुई है, इन खबरों के जरिए आप समझिए। ये भास्कर में खबर छपी है और कई सारे अखबारों में खबर छपी है कि बीजेपी ने 2024 को जीतने के लिए भारत को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है और किस हिस्से में किस तरह से क्या चीज चलाई जाए, इसको लेकर के जो रूपरेखा है वो सामने आई है। हिंदी पट्टी के अंदर हिंदुत्व पर जोर रहेगा, पूर्वोत्तर में विकास पर जोर रहेगा और दक्षिण में संस्कृति के एजेंडे पर जो है भाजपा चलेगी। हिंदी पट्टी आप ये जो है वो देख रहे हैं, इधर दिल्ली से शुरू कर लीजिए, बिहार तक चले जाइए, इधर मध्य प्रदेश तक चले जाइए, गुजरात तक चले जाइए। यहां पर जो है वो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखे। पूर्वोत्तर में जब चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में जब चले जाएंगे तो वहां पर विकास के एजेंडे को, और दक्षिण में जो है वो संगोल के सहारे और इस तरह से जो है उस संस्कृति की बात करते हुए निकलना चाहती है। एक खबर है, मिशन 2024 सरकार से संगठन तक बड़े बदलाव की तैयारी। कुछ नेताओं को जो है वो मंत्रिमंडल में भेज सकते हैं और कुछ को जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर ले सकते हैं। यह खबर जो है जागरण में छपी है। मंत्रियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री, भाजपा की राज्य इकाइयां भी होंगी चुस्त। तो तैयारी किस तरह से जो है वो करना चाह रही है बीजेपी, बीजेपी के अंदर कितनी बेचैनी है और बीजेपी कितना जो है वो आराम से चैन सुकून से जो है वो बैठी हुई है, चिंता नहीं है 2024 की, उसको भी समझिए। विपक्ष की एक बैठक हुई 23 जून को पटना के अंदर और ऐलान हुआ कि शिमला के अंदर अगली बैठक होगी, लेकिन वहां पर मौसम को देखते हुए, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है, और इसीलिए वो बैठक शिमला में ना होकर के अब बेंगलुरु के अंदर होगी। बेंगलुरु में जो है वो विपक्ष की रणनीति बनेगी और 13-14 जुलाई को जो है ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर है। अब जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं ये जो हिंदी पट्टी में हिंदुत्व, पूर्वोत्तर में विकास और दक्षिण में संस्कृति के एजेंडे पर कैसे बीजेपी की क्या रणनीति है। देखिए, बीजेपी ने जो है वो 3 हिस्सों में अलग अलग बांटा है, इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये आप देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल हुए हैं, बैठक हुई है 2024 के चुनाव को लेकर के। बुधवार को 2 बैठक हुई है। पहली बैठक प्रधानमंत्री के घर पर हुई है, 5.5 घंटे चली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और BL संतोष जो है इसमें मौजूद थे। इस बैठक के खत्म होने के बाद अमित शाह के घर पर रात 12 बजे से 2 बजे तक बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि चुनाव अभियान देश में 3 भागों में बांट करके चलेगा और तीनों की थीम जो है वो अलग अलग होगी, रणनीति भी अलग अलग होगी। हिंदी पट्टी के 10 राज्य हैं, दूसरा रीजन पूर्वोत्तर है और तीसरा रीजन जो है वो दक्षिण भारत है। अब सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने सीटों के लिहाज से 3 रीजन के लिए फॉर्मूले तैयार किए हैं। अब फॉर्मूले क्या है वो जरा बात करिए। फॉर्मूले जो है वो ये 3 अलग अलग हिस्सों में देश को बांट करके बीजेपी देख रही है। हालांकि बीजेपी अखंड भारत और तमाम तरह की बातें कहती है, लेकिन 3 अलग अलग हिस्सों में बीजेपी बांट करके देख रही है। और बीजेपी कह रही है कि रीजन 1 जिसमें हिंदी पट्टी, रीजन 2 जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य और रीजन 3 जिसमें दक्षिण भारत की सीटें हैं। अब रीजन 1 जो है वो हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी जो है, हिंदी पट्टी जिसको काऊ बेल्ट बोल दीजिए आप, हिंदी पट्टी के 10 राज्य और यहां पर 225 सीटें हैं। यहां पर यही जो है वो बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत वो जो है वो क्षेत्र रहा। इसके अलावा अगर आप दक्षिण में चले जाएंगे तो वहां पर तो सुपड़ा साफ है। पूर्वोत्तर में बीजेपी हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है, जमाने की कोशिश कर रही है। हिंदी पट्टी में प्रचार की थीम जो है लाभार्थी वोटर होगा। जिस तरह से किसानों को लेकर के सम्मान निधि है या उज्ज्वला योजना, इन सब चीज़ों को लेकर के, अब इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो आप काउंटर में देखेंगे तो उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो फिर सिलेंडर महंगे की भी बात होगी। अगर किसान की सम्मान निधि की बात होगी तो फिर किसानों के साथ में क्या हुआ, MSP को लेकर के क्या किया गया, उन सब पर भी बात होगी। तो लाभार्थी बीजेपी सोच रही है, लेकिन उस लाभार्थी में अगर 5 किलो अनाज की अगर आप बात करेंगे तो महंगाई की बात होगी कि 5 किलो अनाज तो आप दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
बाजार में इतना पैसा चला जा रहा है, अगर वो महंगाई ठीक होती तो 5 किलो अनाज जो है वो खुद से खरीद करके ले आता आदमी, तो वो भी बातें होंगी। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि लाभार्थी वोटर के जरिए जो है वह माहौल बनाएंगे और बताएंगे कि देखिए हर आदमी को हम, किसान को इतना रुपए दे रहे हैं, जो आम आदमी है उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो महिला है उसको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दे रहे हैं, मकान बना करके दे रहे हैं, शौचालय बना करके दे रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों में कुछ नयापन नहीं है, ये वही बहुत पुरानी चीजें हैं, इनमें कुछ नयापन नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी को लगता है अब इसमें हिंदुत्व का फोकस होगा, हिंदुत्व के ऊपर फोकस करेंगे और इसकी शुरुआत जो 7 जुलाई से होगी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मंथन करेगा। इन 10 राज्यों में कुल 225 सीटें हैं और इनमें बीजेपी के पास में 177 सीटें हैं। तो बीजेपी की जो 303 सीटें कुल हैं उसमें से 177 सीटें ये हिंदी भाषी जो 10 राज्य हैं उन्हीं के अंदर जो है वो 177 सीटें हो जाती हैं और यही बीजेपी का पहला और सबसे मजबूत जो है गढ़ है। उसके बाद में तो जहां तहां थोड़ी बहुत सीटें जो है वो बीजेपी के पास में रहती है। यहीं पर जो है वो गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं यहाँ पर, उत्तराखंड, हिमाचल आप कह लीजिए, तो ये जो राज्य हैं यहाँ तक ही जो है वो बीजेपी है, उसके आगे बीजेपी नहीं है। अब अगर आप पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा यहाँ तक लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और भाजपा के विकास के मॉडल को जो है वो आगे रखेगी। इस रीजन में थीम होगी एरा ऑफ डेवलपमेंट, क्षेत्रीय अस्मिता और घुसपैठ जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। रणनीति का अंतिम रूप 6 जुलाई को गुवाहाटी में दिया जाएगा। अब इसके 3 सेंटर बने हैं। पूर्वोत्तर के लिए जो है वो गुवाहाटी बनाया गया है, ये रीजन 1 है जो हिंदी पट्टी वाला, इसके लिए दिल्ली बनाया गया है और रीजन 3 जो है दक्षिण भारत का, उसके लिए हैदराबाद बनाया गया। हैदराबाद, गुवाहाटी और दिल्ली, ये 3 अलग अलग रीजन बनाए। लेकिन यहां पर अगर पूर्वोत्तर की अगर ये बात कर रहे हैं और 88 सीटें हैं, 88 सीटों में पिछली बार जो है ये पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल में 18 सीटें ले ली थी। लेकिन इस बार जो पश्चिम बंगाल में लग रहा है कि बीजेपी 18 तो छोड़िए आप, 18 तो अब लग नहीं रहा कि वो उस तरह से हो पाएगा, लेकिन दहाई का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये वहां पर स्थिति है। और उसके बाद में मणिपुर के अंदर जो हालात है, मणिपुर के लोगों का जो गुस्सा है वो असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, हालांकि बहुत कम कम सीटें हैं इनमें, लेकिन फिर भी वो गुस्सा जो है देखने को मिलेगा। और फिर आप जो है नीचे आएंगे तो ओडिशा के अंदर जो है वो बीजेडी है। अब बीजेडी को किस तरह से जो है वो आप जो है वो आंखें तरेरेंगे उनके साथ में, या उनको आपको सहयोगी के रूप में साथ भी रखना है, तो वो भी एक समस्या है। तो ये कह रहे हैं घुसपैठ जैसी मुद्दा जो है वो बनाएंगे इसको, तो घुसपैठ का मुद्दा कहां पर कितना चलेगा वो भी आप समझिए। मणिपुर के अंदर घुसपैठ किसकी हुई है, कैसे हुई है, 2 महीने से हालात नहीं सुधरे आपसे, ये लोग देख ही रहे हैं और क्या पता ये मुद्दा और लंबा खिंच जाए मणिपुर के हालात। वैसे उम्मीद ये करनी चाहिए जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि एक राज्य देश का जो है वो जल रहा है, एक राज्य जो है वो सुलग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीसरा जो रीजन है दक्षिण भारत का रीजन है, इसमें 130 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी सबसे शून्य में है। कई राज्य तो ऐसे हैं जिसमें खाता तक नहीं खुल रहा बीजेपी का, और बीजेपी वहां पर कोशिश कर रही कि हम बेशक से क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़े हो जाएं, लेकिन यहां पर हम कुछ खाता खोलें। यहां पर जो है वो बीजेपी 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में लोकसभा की, और यहां पर थीम रहेगी दक्षिण गौरव, और ये सांस्कृतिक और भाषाई मूल्यों का जो संरक्षण होगा। अब ये देखिए बातें जो इसमें लिखी हैं बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हैं, ये जो बातें यहां पर लिखी हैं उनका आपस में अपने आप विरोध बहुत है। ये जो कह रहे हैं भाषाई मूल्यों का, अब जो है हिंदी को लेकर के तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध होता है, और हिंदी को जो है वो थोपने की बात जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो हिंदी को थोप रही है, तो आप क्या भाषाई मूल्यों की बात करेंगे। अब संस्कृति को लेकर के आपको लग रहा है कि एक संगोल आपने उठा करके रख दिया और संगोल से जो है पूरा दक्षिण आप जीत लेंगे, तो बहुत मुश्किल बात है। कर्नाटक में भी संगोल वैसे रखा गया। पिछड़ी जातियों को प्रमुखता देना और धर्मांतरण तुष्टीकरण के मुद्दों पर सियासी हमला करना भी शामिल है। अब ये धर्मांतरण तुष्टीकरण की अगर बात करें तो यही कर्नाटक ही था, दक्षिण भारत का ही राज्य और बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, क्योंकि गढ़ में इसलिए कह रहा हूं लोकसभा के हिसाब से 28 में से करीब 25 सीटें जो हैं वो कर्नाटक में बीजेपी के पास में रही, और यही 130 में से करीब जो है वो 30 के आसपास सीटें जो है वो दक्षिण भारत में बीजेपी के पास रही, बाकी तो शून्य आप मान करके चलिए। खैर अब इसको अगर महाराष्ट्र तक ये लेकर के जा रहे हैं तो फिर इसमें सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र में भी अब जो है वो शिवसेना उनके साथ में नहीं है। खैर लेकिन धर्मांतरण और ये तुष्टीकरण को जो बात कह रहे हैं यहाँ पर,
तो धर्मांतरण तुष्टीकरण की बात तो केरला स्टोरी को खूब उछाला गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उछाला गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? शून्य। उसका रिजल्ट तो देख लिया कर्नाटक में तो कुछ भी नहीं हुआ, हाथ मलते रह गए, शून्य रिजल्ट। आपको उसको कहा जाएगा, चुनाव के नतीजे आप देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे। अब 4 राज्यों के लिए अभी रणनीति तैयार नहीं है, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। इसमें महाराष्ट्र को नहीं लिया गया है, जो मैं बात कह रहा था। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों को साधने के लिए भाजपा अलग से रणनीति बनाने में जुटी है। अब देखिए, ये 4 राज्य जो है, इसमें गुजरात के लिए तो कोई रणनीति बनाने वाली बात है नहीं, क्योंकि गुजरात में वही इनका हिंदुत्व और मोदी का चेहरा, वही एक रणनीति, और इसके अलावा कोई रणनीति है नहीं। लेकिन पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में अभी जो है वो देख रहे हैं कि अकाली दल हमारे पास वापसी आ जाए। दूसरा ये देख रहे हैं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है कि नहीं होता है, वो भी एक जो है वो देखने वाली बात है। और पंजाब में अकेली बीजेपी लड़े तो उसके लिए कोई पंजाब में कोई माहौल नहीं है। पंजाब के लोग, पंजाब का किसान जिस तरह से परेशान है या जिस तरह से परेशान किया गया, वो वोट नहीं देगा। ये तकरीबन चीज जो है दिखाई देती है, विधानसभा के अंदर भी देख लिया। कैप्टन जो है वो उनको, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह, उनको लेकर के आए, लेकिन क्या हुआ देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है। महाराष्ट्र में जो है वो, महाराष्ट्र में तो वैसे ही जो है दाल गल नहीं पा रही है। महाराष्ट्र में कभी कुछ जो है चलता ही रहा है, और महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद में भी जो है अब भी उठापटक जो है वो जारी है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, एकनाथ शिंदे को लेकर के, दोनों अपने अपने अलग अलग विज्ञापन निकलवा देते हैं। दोनों अपने आप को जो है वो एक दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश में है। दोनों सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री। शिंदे को खतरा इस बात का है कि मैं मुख्यमंत्री कभी हटा नहीं दिया जाऊं, उनको खतरा इस बात का कभी मुझे बनाया ही ना जाए। तो वो सब चीजें भी हैं। अब जम्मू कश्मीर की अब बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है लद्दाख के लोग भी जो है वो प्रोटेस्ट पर हैं। लद्दाख में भी बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला है और अभी भी प्रोटेस्ट वहां पर है लद्दाख के अंदर, और जनजातीय जो है वो मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट है वहां पर। और उसके बाद में जम्मू में कुछ जो है वो बीजेपी हो सकता है कि अपना थोड़ा बहुत वहां पर जो है उसका वजूद बच जाए जम्मू के अंदर। लेकिन कश्मीर के अंदर तो आप क्या ही बात करेंगे, कश्मीर में तो क्या ही बात करेंगे और क्या ही रणनीति बनाएंगे। तो एक सीट अगर हो जाए तो हो जाए, वरना शून्य भी जो है वो जम्मू कश्मीर में रह सकता है। अब मोदी के साथ में जो है वो बैठक में भाजपा ने लक्ष्य तय किए हैं कि पिछले चुनाव में जीती सीटों पर 80% पर जीत का अंतर बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जीती हुई सीटों की संख्या को बढ़ाना है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र में कम से कम 20 सीटें जीतना है। अब ये देखिए, एक नया खेल है। ये कह रहे हैं तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में कम से कम 20 सीटें जीतना है। अब छोड़िए भैया 20 सीटें, तमिलनाडु में करीब 40 सीटें हैं, यहाँ पर केरल के अंदर 20 सीटें हैं, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो है 25 के करीब सीटें हैं। तो करीब जो है 85 सीटें हो गई। 85 सीटें में से ये सोच रहे 20 सीटें जीत जाएं, जबकि आज के दिन में स्थिति क्या है, केरल में शून्य है, तमिलनाडु में शून्य है, और आंध्रा में भी शायद शून्य ही, आंध्रा में मान करके चलिए। तो जहाँ पर खाता नहीं खुला वहाँ पर कह रहे 20 सीट मिल जाएंगी। छोड़िए जी, अब जैसे कांग्रेस कहे कि हम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 20 सीटें जीत लेंगे, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, कोई यकीन करेगा। उसी तरह की बात है यहाँ पर है। अब यहाँ पर 20 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए दक्षिण में जूनियर पार्टी बनने से भी गुरेज नहीं है। दक्षिण में इन्फ्लुएंसरों के जरिए हिंदी पार्टी की छवि को तोड़ना है। अब वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक्टर को लाया जाए, कोई वहाँ पर जो कॉमेडियन है उसको लेकर के आया जाए, लेकिन वो कितनी जो है उससे दाल गल पाएगी ये देखना होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं कि मोदी के लिए, अमित शाह के लिए कितनी राह मुश्किल है। 2024 की जो राह है वो आसान नहीं है, और 2024 में जिस तरह से जो है वो गणित यहाँ पर बीजेपी जोड़ने की काम कर रही है, गणित जो है बनाने का काम कर रही है, वो गणित कितना कामयाब होगा ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये साफ हो गया है कि जिनको 50 साल के जो सपने देखते थे, जो 50 साल के सपने दिखाते थे, उनको अगले 5 साल के लिए तैयारी करने के लिए रात को 2-2 बजे तक बैठक करनी पड़ रही है। इस बात को जो है वो क्लियर आप मान करके चलिए। जो व्यक्ति, जो देश के गृह मंत्री और जो भाजपा के सर्वे सर्वा ये कहते थे कि हम 50 साल तक राज करेंगे, वो अगले 5 साल तक देश में कैसे सत्ता में रहें, कैसे सत्ता को बनाएं, इसके लिए रात को 2-2 बजे तक बैठक कर रहे हैं। तो बताइए वो कब तो नींद लेंगे और कब सपने लेंगे। तो उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, रात को 12-12, 2-2 बजे बैठक वो ले रहे हैं, तो आप क्या ही बात करेंगे। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए,
लोगों को पता चले कि क्या हालत हो रही है और कैसे जो है ये लोग कहते हैं 350 पार 400 पार, और जबकि विपक्ष जो है वो भी अपनी धार देने में जुटा हुआ है। विपक्ष भी अपनी रणनीति जो है वो लगातार बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि शिमला के अंदर मौसम खराब हो जाए और बैठक ही जो है धरी रह जाए, इसलिए 10 दिन 15 दिन पहले ही जो है वो उधर बैठक कर दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 10-15 मुख्यमंत्रियों को जो है वो इकट्ठा करना, 10 मुख्यमंत्रियों को करीब इकट्ठा करना, कई राज्यों के नेताओं को इकट्ठा करना, वो सब अपना टाइम शेड्यूल जो है वो अपना जो पहले के तय कार्यक्रम होते हैं उनको आगे पीछे करते हैं। तो एक बड़ा रणनीति है विपक्ष की भी, और इसके लिए पहले से ही जो है वो तय करके सब कुछ चीजें चल रहे हैं, और इसीलिए जो बैठक है वो शिफ्ट कर दी गई है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, 50 साल वालों को रात को 2-2 बजे तक क्यों जागना पड़ रहा है? हालत क्या वाकई इतनी पतली हो गई है, इतनी टाइट है, या आपको लग रहा है नहीं साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस बार तो 400 पार कर देंगे? बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि और लोग भी पढ़ सके, और लोग भी जागरूक हो सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।